बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कहते हैं किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। ऐसा ही कारनामा एक रिटायर शिक्षक ने कर दिखाया है। उन्होंने ऐसी अलग जगाई है जिसकी रोशनी दूर तक दिखाई पड़ रही है, जा रही है। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम इन शिक्षक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है उद्यान विकास योजना। गौपालन के लिए ले सकते हैं कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना से लाभ। लतेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद केतकी वंडर। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसान कीट रहित उच्च गुणवत्ता युक्त बेमौसमी एग्जोटिक सब्जी उत्पादन इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसकी कुल योजना लागत 3 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार की ओर से किसानों को 75% यानी 2,25,000 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में डेयरी व्यवसाय के उत्थान के लिए कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के पशुपालक पशुशाला सहित 5 गाय या 10 गायों की मिनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं। इसमें ST/SC लाभुक को कुल योजना लागत का 33.33% और सामान्य श्रेणी के लाभुक को 25% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के दूध उत्पादक इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास खेती योग्य ज़मीन ज़्यादा नहीं है, वे छोटे से भूखंड पर भी मशरूम की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन के इच्छुक किसान गर्मी के मौसम में मिल्की मशरूम की खेती करें। ये इस मौसम के अनुकूल हैं। किसान भाई जो है ये मशरूम की खेती है तो ये बिना खेत का खेती है। वैसे किसान जिनके पास खेत नहीं है, भूमि कम है, वो छोटे से जगह में इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। अब व्यावसायिक तौर पे अगर देखे जाए तो 3 तरह के मशरूम की हम लोग खेती करते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग बटन की मशरूम करते हैं जो ठंडी में होती है। उसके बाद हम लोग जो है इसमें देखते हैं एस्टर मशरूम की खेती करते हैं, ये लगभग 8 महीने होती है। और ग्रीष्मकालीन की बात करें तो अभी जो है मिल्की मशरूम की खेती की जाती है। क्योंकि क्या होता है कि अभी 28 से 38 से 40 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर आ जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा और 90% जो है ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है अन्य मशरूम का उत्पादन लेना संभव नहीं होता है। उसमें हम लोग मिल्की मशरूम की खेती करते हैं। और मिल्की मशरूम और मोर और लेस जो है एस्टर मशरूम, दोनों की प्रक्रिया जो है सेम ही होती है बनाने के लिए। कुछ विशेष इसमें बात है, उसको हम लोग अगर ध्यान दें तो इससे भी लगभग किसान भाई अच्छी आय को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए मई से जून तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में लत्तेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद केतकी वंडर, बिरसा प्रिया या स्वर्णलता लगाएं। लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। मिट्टी यदि अम्लीय हो तो 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। लत्तेदार फ्रेंच बीन की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। लत्तेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद केतकी वंडर, बिरसा प्रिया या स्वर्णलता लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान ऊपरी ज़मीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण
व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। अब बात करते हैं उस शिक्षक की जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद
एक ऐसी अलग जगाई है कि लोग वाह वाह कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो बैठे नहीं और अपने गांव आकर खेतीबाड़ी पर हाथ आजमाना शुरू किया। अब वो इतने निपुण हो गए हैं कि लोगों को सिखा भी रहे हैं और मुनाफा कमा भी रहे हैं। यकीन नहीं होता ना? चलिए वृत्त चित्र के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि एक रिटायर्ड शिक्षक ने किस तरह से ये गांव को तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। इंसान में अगर जज्बा हो तो उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। गिरिडीह जिले के बेरगी ग्राम निवासी राजवंश सिंह ने 68 की उम्र में भी अपने जज्बे के कारण कृषि जगत में सफलता का परचम लहराया है। पेशे से शिक्षक रहे राजवंश सिंह का लगाव कृषि से बहुत पहले से था। यही वजह है कि सन 2016 में शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने कृषि क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया। यूं तो कृषि का क्षेत्र बहुत ही विशाल है, अंततः इन्होंने अपना ध्यान बागवानी पर केंद्रित किया। ये बहुत पहले से ही इस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए इन्हें इस क्षेत्र में किसी तरह की परेशानी नहीं आई। इन्होंने भागलपुर से आम और लीची के पौधे लाए और उसे अपनी भूमि पर लगाया। देखते ही देखते इनके पौधों ने वृक्ष का रूप ले लिया और उसमें फल लगने लगे। इससे उनकी आमदनी का नया रास्ता खुल गया और वो समृद्धि की ओर बढ़ने लगे। इनका ये सफर यहीं पर नहीं थमा। इन्होंने बागवानी के साथ समेकित कृषि को भी अपनाया और इसके अलावा अपने खेतों में फलों के पौधों की नर्सरी भी लगाई। इन सब से इन्हें चौतरफा आमदनी होने लगी और आज वो एक समृद्ध किसान बन गए हैं। देखिए, मैं आगे से भी जो है खेती बाड़ी में बहुत दिलचस्पी रखता था और रिटायरमेंट मेरा 2016 में हुआ शिक्षक के पद से। तो मैंने अपने जीवन की दूसरी पारी में खेती को अपनाने का संकल्प लिया, जिसमें मैं बागवानी को लगाने का सोचा। और इस तरह से ये क्या है कि मैंने इसके बारे में बहुत सा पहले से जानकारी एकत्र करता आ रहा था, तो मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। और मैंने आपका भागलपुर का जो है साबोर से मैंने आम और लीची इत्यादि के पौधे यहाँ लगाए हैं 2016 में। राजवंश सिंह ने अपनी कृषि का सफर आम और लीची के पौधे लगाकर शुरू किया। फिर जब इन्होंने देखा कि इनके फलों के पौधों के बीच काफी जगह खाली है, तो इसका सदुपयोग करने के लिए उसमें फूलगोभी, टमाटर, कद्दू इत्यादि की सब्जियां लगाकर समेकित कृषि शुरू कर दी। इन सब की प्रेरणा उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र तथा एकल विद्यालय से मिली। उन्हीं के सहयोग से आज इनके पास 800 अमरूद तथा 300 आम के वृक्ष मौजूद हैं। इसके अलावा इन्होंने नींबू तथा इमारती पौधे भी लगाए हैं। शुरुआत मैंने सबसे पहले आम और लीची लगाया और उसके साथ साथ जो है सहजन के पौधे भी लगाए और बीच बीच में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पर मैंने प्रत्येक सब्जी लगाया, जैसे कि फूलगोभी है, टमाटर है और भी जैसे करेला है, कद्दू है इत्यादि। तो 2-3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद चूँकि ये पौधे बड़े हो गए तो मैंने उसको छोड़ दिया। अभी भी मैं टमाटर लगा रहा हूँ, इसके बीच बीच में टमाटर है। तो इस तरह से मुझे ये जो प्रेरणा मिली और ये जो है सारा जो है हमारा जो है कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह और हमारा एकल विद्यालय के जो है से लोगों के सहयोग से मैं इस मुकाम पर आया हूँ कि आज जो है मेरे पास करीब 800 अमरूद के पौधे हैं, 300 आम के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं और इमारती लकड़ी के पौधे हैं। राजवंश सिंह का मानना है कि सब्जियों की खेती की तुलना में बागवानी ज्यादा लाभदायक है। इसमें मेहनत कम है और आमदनी ज्यादा। इसमें इन्हें एक साथ अधिक पैसों की आमदनी हो जाती है। यही वजह है कि बागवानी इनके दिल के ज्यादा करीब है। बागवानी में ऐसा है कि बागवानी में आपका ये कैश क्रॉप है और इसमें मैं आगे से भी खेती करता चला आ रहा था, तो मुझे खेती में उतना मज़ा नहीं आ रहा था और उसमें खेती में उतना आमदनी नहीं हो रही थी। तो मैंने उसके साथ साथ खेती मैंने सब्जी उपजाने के साथ साथ मैंने बागवानी करने का जो है सो निर्णय लिया। इसमें क्या होता है, मुझे एक मुश्त जो है सो कम मेहनत में
इसमें जो है ज़्यादा लाभ होता है। राजवंश सिंह आज बागवानी में तो सफल हैं ही, लेकिन इन्होंने अपने आप को यहीं तक सीमित नहीं रखा है। यहाँ के बीडीओ, एसी और डीडीसी के प्रोत्साहन पर इन्होंने फलदार पौधों की नर्सरी भी अपनी खेती में शामिल की है। ये इन पौधों को क्षेत्र के किसानों को उपलब्ध कराते हैं ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। हाँ, ये हमारे जो इसमें के लिए सबसे बड़ा हम योगदान मानेंगे कि हमारे जो बीडीओ साहब हैं और जो हमारे एसी साहब हैं, इनका दौरा जो डीडीसी साहब का दौरा हमारे यहाँ आया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप जो है इसके साथ साथ आप जो है इमारती पौधों के साथ साथ फलदार पौधे का भी निर्माण कीजिए, जिससे आपकी आमदनी और बढ़ेगी। और मैं अगर आप कीजिएगा तो मैं आपको देता हूँ, योजना देता हूँ, मनरेगा की योजना, प्रखंड स्तरीय योजना अपने यहाँ कीजिए। तो आप देखिए, अभी तो शुरुआत है, ये तो पहला साल है, आप देखिए आगे इसमें क्या फ़ायदा होता है। इसके बारे में तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा कि मुझे नर्सरी में क्या फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बागवानी में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सारा पौधा साबोर से लाया हूँ, साबोर कृषि विश्वविद्यालय से लाया हूँ, और उसके वहाँ दिया सर्टिफिकेट मेरे पास है, जो मैं उसी पौधे का जो है ऊपर से जो ग्राफ्टिंग करके ऊपर के जो साइन होती है उस डाली को मैं जो है नए नए पौधे पर ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ, जिससे उनको जो है बहुत ही अच्छे उत्तम क्वालिटी का जो है फलदार पौधा प्राप्त हो सके, और अपने जब बागीचे में लगाएंगे, अपने फील्ड में लगाएंगे, तो आने वाला समय में राजवंश सिंह एक शिक्षक रह चुके हैं, इसलिए वो भली भांति जानते हैं कि रासायनिक खेती के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। अंततः इन्होंने अपनी खेती को जैविक खेती में परिवर्तित कर दिया है। वो स्वयं वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं और इसका उपयोग अपनी खेती में करते हैं। इससे इनके उत्पादन में किसी तरह की कमी नहीं आई है। इनकी भूमि पहले से ज्यादा उपजाऊ होती जा रही है। खेती में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही करना होगा। मैं अपने पौधे में केवल इसमें केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करता हूँ। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट का खुद अपना पीठ है, और उससे जो होता है मैं साल भर में जितना 2 बार देता हूँ इसमें खाद, वो सारा मैं उसी से केवल जो है गोबर ही इसमें डालता हूँ, मैं वर्मी कंपोस्ट। इसमें खाद जो है सो मैं धीरे धीरे पहले डालता, तो आप धीरे धीरे ख़त्म कर देना। चेंज पहले तो दिक्कत होता था कि होने, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उतना ही, उसमें प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं है। आपका जो पहले होता था प्रोडक्शन वही हो रहा है। अभी 3-4 साल से अब मैं इसको धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। जी हाँ, उसमें तो फ़ायदा बहुत दिख रहा है कि जैसे आपने कहा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है सो उपजाऊ होते जा रहा है। ज़मीन में जो है कहीं कहीं तो केचुआ भी नज़र आ जाता है ऊपर में, जब पानी चलता है ना तो देखते हैं केचुआ भी आ जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि माने इससे फ़ायदा ही हो रहा है ज़मीन को। राजवंश सिंह के क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए कुएं तथा डीप बोरिंग में भी पानी कम ही उपलब्ध है। अंततः ऐसे में ये सिंचाई के लिए तकनीक का सहारा ले रहे हैं। इन्होंने अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली लगाई है, जिससे इनकी सिंचाई की समस्या का समाधान हो गया है। इन्होंने बूंद बूंद पानी से ही अपने खेतों को हरियाली में तब्दील कर दिया है। पानी का तो बहुत ही मुश्किल है, पानी का स्रोत जो सूखते जा रहे हैं। अभी पानी हमारे कुआं में 20-22 फुट नीचे चला गया है, जबकि वो 40-42 फुट का कुआं है, लेकिन वो जो है पानी सूखता जा रहा है। हमने यहाँ जो है डीप बोरिंग लगाया है, लेकिन डीप बोरिंग से भी क्या होता है कि डीप बोरिंग में भी जो पानी का जो है यहाँ अच्छा से उपलब्धता नहीं है। और चूँकि मैंने यहाँ टपक विधि से खेती कर रहा हूँ, जिसके कारण प्रत्येक पौधे के जड़ों तक मैं पानी को पहुँचा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। और जिससे क्या होता है कि पौधा मेरा हरा भरा है और बहुत आगे मुझे पटवन में काफ़ी असुविधा होती थी। अब मैं प्रत्येक दिन 4 घंटे पानी प्रत्येक पौधा को दे रहा हूँ, जिससे मेरा पौधा स्वस्थ है। और देखिए आम भी जो है ऐसा है कि पूरा लगा हुआ है, अभी एक भी आम गिरा नहीं है, जो लग गया है सो है। अमरूद के में जो है फूल आ रही है, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है। एकदम 100% कारगर है, बहुत कारगर है। ड्रिप इरिगेशन से आपका उसमें जो है एकदम जड़ के पास पानी जाता है, पानी बर्बाद नहीं होता है। और उससे क्या होता है कि उसके साथ साथ आप जो है पानी के साथ साथ उसमें आप जो है खाद पानी की व्यवस्था भी उसमें कर सकते हैं।
राजवंश सिंह 68 की उम्र में भी अपने आप को युवाओं की तरह तरोताजा महसूस करते हैं। भविष्य में खेती को और बढ़ाने की उनकी योजना है। वे खेती बागवानी के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं तथा अपने कृषि के अनुभव को लोगों के साथ साथ साझा भी करते हैं। हाँ, यंग तो मैं जरूर हूँ। मेरा 68 ईयर्स होने जा रहा है, लेकिन मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान ऐसा है कि मैं इसी में ही आगे बढ़ूँ और यहाँ के किसानों को भी मैं बीच बीच में प्रोत्साहन देता रहता हूँ। मैं एकल विद्यालय के साथ भी जुड़ा हूँ। इन लोगों के साथ मैं गांव-गांव में जाता हूँ और इस संदर्भ में लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ, समझाता हूँ भाई ड्रिप इरिगेशन अपनाइए। कम पानी, आप लोग पानी का रोना रोते हैं, तो कम पानी आपके पास है तो ज़्यादा खेती करना है तो ड्रिप लगाइए। तो ड्रिप भी मैं लगवा रहा हूँ। मेरा जो आपका जो नेटाफेम कंपनी जो है उसका जो है जो यहाँ पर कार्य करता है उनके साथ मैं जो है संलग्न हूँ। उनको बीच बीच में देता रहता हूँ, भाई फलाना जगह जाइए लगाइए। राजवंश सिंह के लिए कृषि का क्षेत्र कठिन नहीं है, वे इसे आसान मानते हैं। इस उम्र में भी वो सुबह 4 बजे से रात की 8 बजे तक कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं। इसमें उन्हें आनंद आता है और वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। बहुत ही आसान है। हमको तो लगता है कि मेरे पास प्रतिदिन 2-4 घंटा और होता। मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यही खेती बाड़ी में लगा रहता हूँ और मैं तनिक भी जो है सो इसमें तकलीफ नहीं होता है और मुझे और ऊर्जा मिलती रहती है। राजवंश सिंह का मानना है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में भी प्रशिक्षण से पता चलता है कि हमें अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, किस समय खाद तथा दवा आदि का प्रयोग करना है। इन सब कारणों से ही उत्पादकता बढ़ती है और किसान लाभान्वित होते हैं। सभी किसानों को प्रशिक्षण की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि हमें उचित समय, क्वालिटी और उसका जो है कौन कौन सा इसमें जो हम उपयोग करेंगे, खाद का है, बीज का है और उसमें जो कौन सा दवा देंगे, बिना ट्रेनिंग का जानकारी का वो संभव नहीं है कि वो मालूम हो सके। तो ये धारणा गलत है, क्योंकि अब जो है ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है अभी चल ही रहा है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का ये जो है कार्यक्रम कम से कम नहीं भी तो इस साल 300-400 किसानों को जो है इस संदर्भ में दिया गया प्रशिक्षण और यहाँ नहीं ले जा करके उन्हें जो बाहर में भी आपका जो रांची में भी जा करके इसको दिला। राजवंश सिंह आज खेती किसानी की दुनिया में खुद तो सफल हैं ही, साथ ही साथ अन्य किसान भी इसमें सफल हों, इसलिए वो अपने खेतों में लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं। लोग दूर दूर से इनके फील्ड में आते हैं तथा इनसे बागवानी और खेती के गुण सीख कर जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए कि बागवानी कैसे किया जाए, और मैं उनको अच्छा तरह से जानकारी देता हूँ और कहता हूँ कि सामयिक खेती कीजिए, सिर्फ बागवानी पर निर्भर मत रहिए। बागवानी के साथ साथ आप जो है और भी जितना साग सब्जी उपजाइए और अनाज उपजाइए, जिससे कि आपका जो है पशुपालन कीजिए, मछली पालन कीजिए। मेरा भी मछली के लिए जो तालाब है उसमें मैं मछली पालन करता हूँ और इससे क्या होता है कि लोग जो है यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। अभी हाल में KVK में गढ़वा से आए थे कि पूरी टीम आई थी, तो हमारे यहाँ जो है उनका प्रशिक्षण जो है 2 दिन चला, जिसमें उन लोगों का सवाल का जवाब मैंने सारा संतुष्टि करके दिया। इसके साथ साथ मेरे यहाँ हमेशा 5-6 जन जो है सालों भर काम करते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ प्रखंड का जो है बागवानी जो है मनरेगा का बागवानी भी मेरे पास है, और वो जो है मैं पूरे प्रखंड के साथ साथ जिला भर में जो है बागवानी पौधा जो है इमारती लकड़ी और फलदार पौधों का वितरण बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कर रहा हूँ। राजवंश सिंह की खेती के तरीके का प्रभाव आज पूरे गांव पर पड़ रहा है। वैसे लोग जो पहले जैविक खेती पर अधिक विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने भी इन्हें देखकर जैविक विधि को अपना लिया है। इसका इस्तेमाल कर वे लाभान्वित भी हो रहे हैं। हम जब फील्ड में घूमते थे तो तरह तरह के किसान मिलते हैं, तरह तरह के लोग बात करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जैविक और रासायनिक से अंतर होगा ही नहीं। हम उनसे जब संपर्क करते हैं तो लोग धीरे धीरे हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ही करिए, ऑर्गेनिक जो है जैविक करिए, आप गोबर गौमूत्र का उपयोग करिए, जैविक खाद का उपयोग करिए थोड़ा सा ही एरिया में। फिर धीरे धीरे राजवंश सिंह जी करना शुरू किए
फिर आज देखिए पूरा उनका खेत में जो है ना पूरा ऑर्गेनिक हो रहा है, और लोग आके यहाँ से देख के इनके गांव के लोग और अधिक से अधिक लोग करने लगे हैं। पूरे गांव के लोग जैविक ही कर रहे हैं। ऐसा आज इनकी खेती के तरीके का प्रसार पूरे इलाके में हो रहा है। लोग किसानों को इनके खेतों में लाकर इनके काम के तरीकों को दिखा रहे हैं और किसान इनसे प्रेरणा लेकर खुद भी सफल हो रहे हैं। और बहुत ऐसे किसान हैं जो देख के कर रहे हैं, दूसरे किसान को दूसरे गांव से बुला के ला के यहाँ प्रशिक्षण देते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए सर रिटायर के बाद इस तरह का काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करेंगे। और प्रेरणा लेके कई ऐसे किसान यहाँ से लोग देख के कर रहे हैं। इंसान यदि कुछ कर गुजरने की ठान ले तो उम्र उसके आड़े नहीं आ सकती। 68 की उम्र में राजवंश सिंह ने एक शिक्षक होते हुए भी कृषि जगत में मेहनत कर न सिर्फ खुद सफलता पाई है, बल्कि अपने कृषि के ज्ञान को लोगों में बांटकर उन्हें भी सफल बनाया है। अपनी कृषि के अनुभव को लोगों में साझा कर उन्होंने गिरिडीह क्षेत्र में कृषि जगत में अलरव जगाने का कार्य किया है। तो देखा किसान भाई बहन कि किसी भी उम्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में भी ऐसी कोई कहानी है या फिर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कागज़ और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।